नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे गेहूं की खेती के ऊपर। तो किसान साथियों, आज जहां हम जिस खेत में खड़े हैं, यहां पर लगभग बुआई के 8 से लगाकर 12 रोज होने को है। आप देख सकते हो गेहूं की फसल इस स्टेज में आ चुकी है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपकी फसल इस स्टेज में है तो आप इससे अधिक से अधिक टिलर्स कैसे निकाल सकते हैं, साथ में वो टिलर्स प्रोडक्टिव हो जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकले। साथ में आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने खेत पर बेसल में कोई खाद नहीं दिया है या फिर अभी तक आपने कोई सा भी खाद अपने खेत पर नहीं डाला है, तो अब आपको इसमें कौन से खाद डालने हैं। जब आपकी फसल इस स्टेज में आ गई है कि आप उसमें 10 से 12 दिन के बाद उसमें वापस से पानी चलाने वाले हो, तो अपने को खाद कौन से डालने हैं, साथ में खादों का कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना है। अगर आपने बेसल में खाद नहीं भी दिया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस स्टेज में भी कोई सा भी खाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये डाल देते हो तो आपका उत्पादन घटेगा भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका उत्पादन वैसा ही निकलेगा जैसा कि मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जो आप उत्पादन ले रहे हो प्रति एकड़ से आपको 35 से लगाकर 40 कुंटल उत्पादन मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत मजेदार वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो जैसे कि साथियों, मैंने आपको बताया है कि अपन आज सिर्फ बात करने वाले गेहूं की फसल में खाद को लेकर, और वो भी उस स्टेज में अगर आपने अपना खेत में अपने बेसल में अगर खाद का उपयोग नहीं किया है तो फिर आपको अब जो पहला पानी आप लगाने वाले हो गेहूं के जर्मिनेशन के बाद करीब जो 20 से 25 दिन के बाद अपन जो पहला पानी देते हैं उसमें अपने को कौन से खाद यूज करने हैं। तो साथियों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। अगर आप थोड़ा सा मिस कर दोगे या फिर आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया तो फिर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखना है। तो साथियों, और रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो साथियों, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अगर आपने बेसल में कोई सा भी खाद नहीं दिया है, सीधा आप गेहूं आपने अगर बो दिया है, तो फिर आपको क्या करना है। तो साथियों, उस स्टेज में अपने को क्या करना है कि अपने को सबसे पहला खाद लेना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अपने को क्या मिल जाएगा, डीएपी के माध्यम से मिल जाता है, साथ में अपने को मिल जाता है यूरिया के माध्यम से। तो अगर आप डीएपी के माध्यम से दे रहे हो तो फिर आपके दो काम हो जाएंगे, जो फास्फोरस आप देने वाले हो उसका भी काम हो जाएगा, साथ में आपका जो नाइट्रोजन की कमी आपके खेत में है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो आपको पहले पानी से जस्ट पहले अपने को प्रति एकड़ पे 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल अवश्य करना है। और अगर आप डीएपी नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना आवश्यक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हो सके तो डीएपी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों इसी स्टेज में आप सिंगल सुपर फास्फेट आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होने वाला है। तो पहली बात हो गई, नाइट्रोजन के लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर लें, साथ में अपने को फिर भी इसमें 15 से 20 किलो नाइट्रोजन लेना है। नाइट्रोजन के रूप में तो आप यूरिया का इस्तेमाल करो 15 से 20 केजी, क्योंकि गेहूं के पूरे जीवन काल में अपने को करीब 50 से लेकर 60 केजी शुद्ध नाइट्रोजन, अगर अपन यूरिया की बोरी की बात करें तो आपको लगभग 2 से 3 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना रहता है। तो अभी आप चाहो तो 20 से लगाकर 25 किलो या 30 किलो तक यूरिया ले ले, 1 बोरी आपको डीएपी लेना है। और अगर आपने बेसल में नहीं इस्तेमाल किया है तो फिर आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश का कार्य होता है कि जो भी आप अपने खेत पर खाद दे रहे हो या फिर पहले से आपके खेत में जो पोषक तत्व तो मौजूद हैं उनको वहन करने का कार्य करता है, कि वो आपकी जमीन से जड़ों के जरिए उसको उसके पत्तों तक पहुंचाता है, जिससे कि उसकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो अच्छे तरीके से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो डीएपी में आपको मिल रहा है फास्फोरस, उसका कार्य होता है साथियों, जो आपकी ये गेहूं का तना होता है, टिलर्स होते हैं, इनको मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि अगर आप भविष्य में जब आपके यहाँ पर कल्ले बन जाए, अच्छे तरीके से बालियां बन जाए, उसके बाद में जब आप सिंचाई करते हो तो फिर थोड़ी बहुत हवा भी अगर आती है तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में इसमें फास्फोरस नहीं दिया है तो फिर हो सकता है कि ये आपके टिलर्स अच्छे मजबूत नहीं बनेंगे, साथ में आपके गेहूं से टिलर्स की संख्या भी कम हो जाएगी, इसलिए आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फास्फोरस का रोल। तो साथियों, फास्फोरस अपने को डालना ही है इसमें, आप डीएपी के माध्यम से डालें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से डालें। तो ये चीजें आपको सबसे पहले फास्फोरस डालना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में आपको डालना है
नाइट्रोजन। इसके बाद में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना कितना साथियों, इस चीज़ का आपने को अवश्य ध्यान रखना है। तो पोटाश की मात्रा आपको लेनी है प्रति एकड़ पर शुरुआत से लेकर आखिरी तक 30 से लगाकर 50 kg। तो आपने को ये शुरुआत में ही डाल देनी है, बाद में आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बाद में फोलियर स्प्रे के माध्यम से इसको आप डाल सकते हो। तो मैं आपको ये पूरे खाद बता रहा हूँ। अगर आपने अपने खेत पर बेसल नहीं डाला है तब, अगर आपने बेसल डाला हुआ है तो फिर आपको, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको पीछे बता दिया है कि आपको इस स्टेज में कौन सा डालना है। तो इस स्टेज में अगर आपने पहले बेसल में डाल दिया तो सिर्फ आपको इस टाइम पर यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो भी प्रति एकड़ पर इस टाइम में अपने को 1.5 से 2 बोरी। इसके बाद में आप जो नेक्स्ट पानी आप लगाओगे 40 से 50 दिन के बाद, उसमें आपको 1 बोरी अलग से डालना है। इसके बाद साथियों अगर बात करें कि इसमें आपको और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपको मिलाना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए साथियों अपने को इसमें जिंक डालना है। तो लेकिन जिंक डालना कौन सा है, इस स्टेज में आपको जो ऑक्साइड जिंक होता है वो उपयोग करना है, और वो भी आपको प्रति एकड़ पर 5 से लगाकर 8 kg इस्तेमाल करना है आपको। ये अगर हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें मैग्नीशियम सल्फेट, तो साथियों मैग्नीशियम सल्फेट का भी यही कार्य होता है। आपको पूरे गेहूं की फसल में 7 से लगाकर 8 किलो मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो गेहूं की फसल में भी सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, या फिर अपने जो भारत की ज़मीनें हैं इसमें सल्फर की भी काफ़ी कमी देखी गई है। इसलिए आपको हर एकड़ पर या प्रति एकड़ पर अपने को 8 से लगाकर 10 kg सल्फर का इस्तेमाल करना ही है। अगर आप ग्रेनुअल ले रहे हो तो फिर आप उसको आप थोड़ा सा कम ले सकते हो, लेकिन अगर आप पाउडरी फॉर्म में ले रहे हो तो फिर वो आपको 8 से 10 किलो ही डालना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहले पानी के बाद सल्फर का अपने खेत पर डाल रहे हो, खाद के रूप में इस्तेमाल करने वाले हो, तो फिर आपको दानेदार सल्फर ही लेना है। आपको यहाँ पर जो पाउडरी या पाउडर फार्म वाला सल्फर होता है वो नहीं लेना है। पाउडर फार्म वाला सल्फर अगर आप अपने खेत पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आपको जब कल्ले बनेंगे, आपके यहाँ बालियाँ बनने वाली हैं, उस स्टेज में अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। साथ में किसान साथियों आगे मैं और आपको समय पर बताता रहूँगा कि आपको फोलियर स्प्रे के रूप में कौन कौन से पोषक तत्व है जो आप अपने खेत के ऊपर आसानी से डाल सकते हो। तो साथियों ये कुछ छोटी सी जानकारी थी, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपने बेसल में नहीं भी खाद डाला है तब भी आपका काम चलने वाला है। तो साथियों अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो किसान भाई या जिन्होंने बेसल में कोई खाद नहीं डाला है वो इस स्टेज में डालकर अपने खेत का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से ले सकते हैं, जिसमें आप उनको गेहूं में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।